1776th episode of Nagpur's most happening Facebook लाइव शो का नाम राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसी कोशिश जहां पर हम मिसेस सोनल फुके कोशिश करती हैं, सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। वो एक कोशिश करती हैं कि एक विषय पे बात करें और उस विषय को समझाकर कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज को केटर करें, समझाएं कि ये इश्यूज शायद हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन कई बार इन सवालों के जवाब हमारे अंदर ही होते हैं जिनको शायद हम इम्प्लीमेंट कर अपनी लाइफ को थोड़ा सा और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। सॉन्ग्स एंड लेसन्स, अगर आप देखें पिछले 5 हफ्तों से हमने 5 अलग अलग गानों के ऊपर में बात करी और उन गानों से रिलेटेड जो तथ्य था, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज अराइज कर सकता है, या फिर उस गाने के अंदर में कुछ ऐसी बात थी जो समझाने के बाद शायद वो गाना भी हमें और अच्छे से समझने लग गए हम। साथ ही साथ उसके पीछे जो कविता थी, उसके बाद पीछे जो पूरी की पूरी फिलॉसफी थी, उसको भी सोनल फुके मैम ने समझाया। आज जिस गाने के ऊपर में बात हो रही है, ये गाना है एक फिल्म का जो 1961 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जंगली। वैसे आपको बता दूं, ये फिल्म का नाम पहले जंगली नहीं रखा गया था, इस फिल्म का नाम था मिस्टर हिटलर। फिल्म के टाइटल मेन अदाकार जिन्हें कहते हैं वो थे शम्मी कपूर साहब, उस समय के सुपरस्टार, और सुबोध मुखर्जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने पहले सोचा कि ये फिल्म को बनाया जाए और बहुत सारी अदाकारों से बात किया, आशा पारेख, वहीदा रहमान, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर एक नया चार्म, एक नया मिजाज देखने को मिलेगा लोगों को शम्मी कपूर साहब का, तो उन्होंने कहा कि चलो एक ऐसी लड़की को लाया जाए। तो फ्रेशर है लेकिन अदाकारी को समझते हैं। स्क्रीन टेस्ट हुए, स्क्रीन टेस्ट के बाद एक लड़की फाइनल हुई। वो लड़की सायरा बानू थी और उसी साल सायरा बानू को सेम फिल्म जंगली के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। अब फिल्म के कुछ बड़े ही पॉपुलर गाने, चाहे मुझे कोई जंगली का हिट टाइटल सॉन्ग था, लेकिन एक गाना जिसने मोहब्बत करने वालों के दिल में एक ऐसी जगह बना दी कि आज भी अगर आप द ग्रेटेस्ट टॉप 10 रोमांटिक नंबर्स इन हिंदी सिनेमा अगर आप सुनेंगे तो ये गाना उनमें ज़रूर शरीक होगा। गाने के बोल थे एहसान तेरा होगा मुझ पर। हाँ, तो ये गाना जो है इसका आज थोड़ा सा एक विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे, गाने की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और मिसेस सोनल फुके द साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से इस गाने को उससे सॉर्टेड होने की कोशिश करेंगे। चलिए मुलाकात करते हैं सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट मिसेस सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ये गाना तो पॉपुलर हुआ ही जंगली फिल्म का, लेकिन ये जो रोमांटिक ट्रैक है जिसका संगीत दिया शंकर जयकिशन ने, गाने के बोल हैं एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये गाना मैम आपका कितना पसंदीदा गाना है, और अगर हम इस गाने की शुरुआत के बोल समझें तो किस तरह से है मैम? ये गाना बहुत ही ऊपर आता है मेरे फेवरेट्स के लिस्ट में, क्योंकि वो जिस तरीके से गाया हुआ है और उसके वर्ड्स जो है और उसमें जो इंटेंसिटी है जी, इंटेंसिटी ऑफ लव, इंटेंसिटी ऑफ गिविंग, ये इसमें है जी। तो जो सही में जिसको अगर मोहब्बत हुई है, जिसको प्यार हुआ है, उसके लिए ये गाना मतलब काइंड ऑफ गिव्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसा होता है जी। तो हैविंग सेड दैट, मतलब कंसिडरिंग दैट दिस इज रियली वन ऑफ द स्वीटेस्ट सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, लेकिन जब हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो टुडे वी विल मोस्टली बी टॉकिंग अबाउट द कपल रिलेशनशिप्स एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डायनामिक्स ऑफ हाउ कपल कैन फील फॉर ईच अदर एंड हाउ दे कैन हाउ देयर रिलेशनशिप कैन मूव अहेड इन लाइफ। तो जब उसके बारे में हम बात करते हैं तो उसको हमको थोड़ा सा उसका एनालिसिस करने के लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा
रूथलेस होना पड़ेगा, क्योंकि हमको उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी लानी पड़ेगी, उसकी जो इमोशनैलिटी है वो हमको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, वो इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा। और एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये चीजें होती हैं तो वो कितनी पेनफुल हो सकती हैं और वो कितना किसी का लाइफ मिजरेबल बना सकती हैं। सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो विद द रिस्क ऑफ मे बी थोड़ा सा गाने को हम थोड़ा ओवर एनालाइज में कर सकते हैं, सम सॉन्ग लवर्स माइट नॉट लाइक दैट, बट आवर इंटेंशन इज नॉट टू बी रेट और थोड़ा उसको सॉन्ग को हमको नीचा नहीं करना है। बट इस तरह की सोच लेके अगर कोई इंसान चलता है तो वो उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहला वर्ड एहसान। तो जब एक रिलेशनशिप में, एक कपल रिलेशनशिप में ये वर्ड आता है एहसान, तो मुझे ऐसे लगता है कि इट इज अ बिगिनिंग ऑफ समबडी विलिंग टू बी सबमिसिव इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्योंकि एहसान की क्या बात है उसमें, मतलब जो दो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ सब शेयर कर रहे हैं और अपनी लाइफ शेयर करने वाले हैं और दे आर देयर फॉर ईच अदर। तो वॉट एवर वन डज फॉर द अदर पर्सन, तो वो एहसान है ये बोलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो उसकी भी नीड है, वो जो भी आपके लिए कर रहा है वो उसकी भी नीड है। तो ये जो मैंने एक बार मास्लोव्स पिरामिड के बारे में, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था मास्लोव्स पिरामिड में हमारे बेसिक नीड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसमें जो बेसिक नीड्स होती हैं, ये बेसिक नीड्स में लव एंड बिलोंगिंगनेस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक नीड्स। तो उसको अगर हम वो बेसिक नीड सेटिस्फाई करने के लिए हमको एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, हमको एक दूसरे के लिए कंपैशन रखना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है एक दूसरे को। सो वो सब बहुत ही हेल्दी लेवल पे है। लेकिन जहाँ ये चालू हो जाता है कि एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। ब्यूटीफुल फीलिंग है ये, बहुत अच्छा है इसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन जब हम ऐसा किसी को इतना मतलब ये करते हैं कि मतलब थोड़ा सा परस्यू करते हैं कि मतलब आई रियली वांट टू बी लव्ड बाय यू, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं वो बहुत ज्यादा नीडीनेस की तरफ तो नहीं जा रहा है, इसका ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए। और ये गाना जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पहले 4 लाइंस में तो वो मॉडरेट फीलिंग है, उसके बाद जो पैराग्राफ है कि तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने का हो तो रो लेंगे अब। तो इसमें एक मुझे ये अच्छा लगता है कि somebody is acknowledging what you have done for me। इसका एक्नॉलेजमेंट है इसमें कि तुमने मुझे हंसना सिखाया। वो मूवी में भी वैसा है कि मतलब somebody has actually made your life beautiful। वो एक्नॉलेज करना इज रियली गुड, तो वो करना चाहिए, वो एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, सिर्फ लग के नहीं होता है, वो एक्सप्रेस भी होना चाहिए। तो ये जो है कि तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने को हो तो रो लेंगे, मतलब तुमने अब मेरे लिए ये किया है, एंड आई हैव फेल्ट दैट फेल्ट दैट लव एंड द वार्मथ इन यू। तो मैं भी आई एम ऑल्सो विलिंग टू डू थिंग्स फर्दर फॉर यू। तो ये उसमें सेंटिमेंट है विच इज वेरी नाइस। उसमें एक्सेप्टेंस है कि अभी तुमने मुझे थोड़ा सा अगर दुख भी दिया तो वो मुझे वो कोई हर्ज नहीं है, मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुमने मेरे लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लाया है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, बहुत अच्छा है। आंसू का हमारे गम ना करो, ये बहते हैं तो बहने दो। तो ये भी वही उसी का एक वो है कि मतलब ये मेरा जो ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है इसको एक्सप्रेस करने दो, क्योंकि आई एम इन लव विथ यू। तो ये एक्सप्रेस अगर हो रहा है तो ठीक है, अच्छा है, इट्स अ वेरी नाइस स्टैंजा। इसके बाद का जो स्टैंजा है वहां पे मुझे थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक लगने लगता है कि चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। मतलब यहाँ पर एक नीडीनेस आने लगता है, और ये नीडीनेस जब क्रीप इन होता है तब द रिलेशनशिप स्टार्ट्स बिकमिंग टॉक्सिक। क्योंकि सामने वाला जो इंसान है ही माइट नॉट लाइक दैट नीडीनेस। हमको सबको, एवरी इंडिविजुअल, वी ऑल हैव टू बी इमोशनली स्टेबल बाय आवर ओन सेल्व्स। We cannot depend on somebody all the time, for the level of
अफेक्शन एंड वॉर्म दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम समबडी, क्योंकि वैसा जब होता है तो फिर आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते और फिर अगेन वो डिमांडिंगनेस वगैरह उसमें आने लगता है जी। तो यहाँ कहीं तो वो बैलेंस मुझे लगता है कि वो लूज हो रहा है वो सेंटिमेंट में कि चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। तो इसमें वो थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म में वो जा रहा है। और एक कंसेप्ट है मार्टरडम, मार्टरडम का एक कंसेप्ट है, मतलब मेरे साथ इतना बुरा हुआ है जी, तो अब मुझे कंपैशन दो जी, मैं इतना सफरिंग है मेरे लाइफ में इतना बुरा हो रहा है, मैं इतना सैड हूं, तो अब नाउ आई डिजर्व यू नो टू बी रिवॉर्डेड, राइट, डिजर्व टू हैव अ लॉट ऑफ कंपैशन। तो ये जो चीजें हैं मार्टरडम का, इससे होता ये है कि यू योरसेल्फ से कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरी बीच में किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आज मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम केक कटिंग किया है जी, मैंने आज तक कभी केक कटिंग नहीं किया। तो मैंने पूछा क्यों केक कटिंग, तो फिर इमीडिएटली शी सेड कि नहीं ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले नहीं ला रहे थे केक, पर मैंने ही बोला कि रहने दो ना, मतलब मत लाओ मत, कोई जरूरत नहीं है, क्यों खर्च करना है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये जब हम करते हैं कि नहीं मुझे नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होता है कि पीपल फील कि इसको तो पसंद ही नहीं है केक कटिंग, तो देन दे डोंट डू दैट, देन दे डोंट एक्सप्रेस दैट, एंड देन यू फील कि देखो मेरे लिए तो कोई कुछ करता नहीं है जी। दिस इज मार्टरडम, कि आप खुद ही बोल रहे हो कि ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी, एंड देन व्हेन समबडी स्टॉप्स डूइंग दैट, स्टॉप्स परसुइंग, देन यू स्टार्ट फीलिंग दैट देखो मुझे तो कोई अटेंशन देता ही नहीं है, मुझे तो कोई वो एक्सप्रेशन मुझे मिलता ही नहीं है। तो ये मार्टरडम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो मोमेंटरी होता है, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड इट इज आवर बेसिक नीड टू फील लव्ड, टू फील दैट काइंड ऑफ अफेक्शन। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्टरडम एक कंसेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए कि मैं इतना करती हूँ और किसी को उसका कोई है ही नहीं, पर फिर लोग बोलेंगे कि तुमको किसने बोला है करने की, मत करो। सो दैट शुड नॉट हैपन। और दूसरा ये कभी कभी रिलेशनशिप्स में ऐसा हो जाता है कि somebody needs that relationship so much that they are willing to submit themselves, complete submission जिसको बोलते हैं, सरेंडर, complete surrender। तो ह्यूमन बींग्स को सरेंडर करना इज नॉट अ गुड आइडिया, because today you feel and then tomorrow you will feel exploited. Today you are surrendering is by my choice, जी, so it is in my hands, I am surrendering myself, there is still a sense of control, जी। but tomorrow if your mood changes and you will feel exploited, it will be an emotion that somebody has taken my advantage, so there is a lot of helplessness in that. तो today's submission can become tomorrow's regret, जी, कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, मतलब मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जी, बट yesterday you were willing to surrender, right? तो this is not fair, so everybody should actually create some boundaries around themselves, and we have had one session of creating boundaries. So ये boundary less रहना कि आई एम देयर, यू कैन टेक मी फॉर ग्रांटेड, ये खुद ही बोलना, और फिर कल आपको उसी बात का बुरा लगेगा और आपको ये लगेगा कि somebody is taking advantage of me and somebody has taken me for granted. तो ऐसा ये सॉन्ग का ये है। और इसका मतलब एक जो मुझे लगता है कि कहीं असर्शन की कमी है, ये पर्टिकुलरली इन द सेकंड स्टैंजा, कि somebody has to voice what they want. In a relationship also, in a relationship, you should absolutely. voice it. It has to be voiced, because if you don't voice, see how you voice it is another thing. It may require skill. उसमें there is a range. एक assertion होता है कि मुझे कोई चीज किसी तरह से चाहिए, तो वो एक assertively उसको put up करना, और उसका एक्सट्रीम अगर उसमें थोड़ा हार्शनेस अगर आता गया, थोड़ा डोमिनेंस अगर उसमें आता गया, तो इट बिकम्स एग्रेशन। राइट। तो इधर assertion का the other end is aggression, और assertion नहीं होने का other end is absolute submission. जी। So there has to be some balance
between where you are. कुछ भी assertion नहीं रखना, then people will take advantage of you because most of the time they don't even know that they are taking advantage of you. उनको लगता नहीं है कि इस बात से आपको इतना फर्क पड़ने वाला है जी, बट फिर फर्क पड़ता है. तो कहीं वो अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करना, सेफ बाउंड्रीज क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सी दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट यू शुड हैव इन लाइफ. And we should go by the principles. We should not just go by the situations. We should go by the principles. कि नहीं, this is where my line is, and this is something that I will not tolerate, and this is something which you are crossing my boundary. It is making me uncomfortable. This is assertion. इसको इतने सादे टोन में भी बताया जा सकता है जी, तो वो बताना चाहिए. आप कैसे बता रहे हो, that is another skill that you can develop. But assertion नहीं करना with the fear of conflict. कि मैंने अगर ऐसा असर्शन किया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर रिलेशनशिप खतरे में आ जाएगी और फिर आई विल बिकम वेरी इनसिक्योर. फिर मेरा है ही कौन दुनिया में, वो इसमें जाना. सो ये सब वो उसकी वजह से इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग you decide that there are boundaries. For everybody should have boundaries so that the relationship remains healthy and long lasting. बाउंड्रीज रखने से बुरा नहीं होता है, बाउंड्रीज रखने से अच्छा होता है. वी हैव हैड अ कंप्लीट एपिसोड ऑन बाउंड्रीज, उसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि इट इज द अदर वे राउंड. इफ यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज, कंप्लीट सबमिशन आपने कर दिया, उसमें रिलेशनशिप को खतरा है बिकॉज टुमारो थिंग्स माइट चेंज and will change. If you have boundaries around yourself, then the relationship will be stable, it will be secure because you are voicing your opinions, you are saying what you really need, you're expressing what you feel, what you think. तो उससे सामने वाले को भी क्लूज मिलते हैं ना कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा. So it's like a jigsaw puzzle, so you have to fit properly. Everybody has to work on it. ऐसे अकेले से नहीं होता है. पर मैम ये जो पहली लाइन है कि एहसान तेरा होगा मुझ पर, है ना, तो मैम ना ये आप कह सकते हो कि एहसान मतलब एक रिलेशनशिप में ये कहना कि एहसान तेरा होगा मुझ पर, हाँ, और मैम या फिर ये कहना कि एहसान मेरा होगा तुझ पर, दोनों गलत. मैम दोनों गलत बिल्कुल, और दोनों ही स्टैंड नहीं करते. और इसमें वो एहसान किस चीज का मांग रहा है, वो एहसान ये मांग रहा है कि पलकों पे रहना है, बोलना है, मुझे जो बोलना है वो बोलने दो. अब ये बोलना है वो तो तुमको राइट होना चाहिए ना, आपका वो अधिकार है बोलने का, उसके लिए एहसान की क्या बात है. हाँ, मतलब कैन आई से समथिंग, ऐसा अगर कहना पड़े अगर रिश्ते में, वुड यू माइंड इफ आई से समथिंग, तो मैम ये फॉर्मेलिटी हुई, ये रिश्ता कहाँ से हुआ, और जहाँ फॉर्मेलिटी होती है वहाँ रिश्ते नहीं होते मैम, है ना. हाँ, मगर अगेन सी दीज आर नॉट एब्सोल्यूट थिंग्स जी. कभी कभी रिलेशनशिप्स में थोड़ा बहुत फॉर्मल रहना भी अच्छा होता है, इट्स नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट. कभी कभी फॉर्मेलिटी भी होनी चाहिए क्योंकि दैट गिव्स सम चार्म टू द रिलेशनशिप, दैट गिव्स सम स्ट्रक्चर टू द रिलेशनशिप. इट्स नॉट ऑलवेज कि मैं तो कुछ भी बोलूंगा, मैं तो कुछ भी करूंगी, मैं तो कैसे भी बोलूंगी, तो ऐसा वो भी नहीं होना चाहिए. और फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि यू आर सो फॉर्मल दैट यू डोंट गो बियॉन्ड दैट. तो मैम मुझे ऐसा लगता है बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. तो लेकिन मैम ये बैलेंस भी करना इज नॉट दैट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट. नो, इट्स डिफिकल्ट, इट्स अ स्किल, बट देन इट कैन बी एक्वायर्ड. इट कैन बी एक्वायर्ड. या तो मैम यही होता है कि एक मुझे ऐसा लगता है कि पहले के रिश्ते अगर देखा जाए मैम, तो एक दूसरे को जानने में ही मैम उनको जब पहले शादियां होती थी तो मैम एक दूसरे को पति पत्नी को जानने में ही 5-7 साल निकल चलते थे, और तब तक मैम एक लल्ला गोद में आ जाता था, या उसके बाद 2 लल्ले आ जाते थे. तो जो ज़्यादातर वक्त है कपल्स का वो मैम या बच्चों को बड़ा करने में निकल जाता था, और एक दूसरे को जानने का उतना मौका भी नहीं मिलता था, और शायद उनको ज़रूरत भी नहीं लगती थी कि एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानने की ज़रूरत भी शायद नहीं लगती थी, बिकॉज एवरीथिंग वाज इन एन एक्सेप्टेड स्टेट. जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे वो जीते जा रहे हैं. देयर इज नो नीड फॉर नोइंग ईच अदर एट अ डीपर लेवल.
बट मैम नाउ कपल्स फर्स्ट मैम कोई शादी भी अगर होती है तो मैम उनका कोर्टशिप पीरियड चलता है, वो कोर्टशिप पीरियड भी करीबन नहीं तो भी 3 से 4 5 6 महीने चलता है, जहाँ पर दे ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। मैम कई सारे लोग तो फर्स्ट दे गेट इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप एंड देन दे गेट मैरिड टू फर्स्ट टू नो द पर्सन कंप्लीटली। बट मैम इनटू अ रिलेशनशिप मैम ये जो गिव एंड टेक होता है मैम, मुझे मालूम है मैं पुराने किसी शो के रिलेशन में ही ये बात कर रहा हूँ जो हमने किया होगा इन द पास्ट, कि ये जो गिव एंड टेक वाला जो है मैम इसको किस तरह से समझा जाए या इसकी मर्यादा कहाँ बांधी जाए? गिव एंड टेक जब होता है वैसे ही होता है, रिलेशनशिप इज लाइक दैट, इट इज गिव एंड टेक। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको गिव वाला पार्ट बहुत ज्यादा याद रहता है जी, और टेक वाला पार्ट हमको लगता है कि उसमें क्या है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देर आर बायसेस जब व्हेन वी टॉक अबाउट गिव एंड टेक, वी फॉरगेट सर्टेन थिंग्स एंड वी रिमेम्बर सर्टेन थिंग्स। तो और सामने वाले का भी वैसे ही होता है कि ही रिमेम्बर्स व्हाट ही हैज गिवन बट ही टेंड्स टू फॉरगेट व्हाट ही हैज गॉट फ्रॉम द रिलेशनशिप। ट्रू। तो जब वो बैलेंस नहीं रहता, कि जब ऐसे लगने लगता है कि यहाँ पर तो सिर्फ गिव ही चल रहा है जी, और मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, देन दैट रिलेशनशिप का बैलेंस थोड़ा लूज होने लगता है जी। तो ये पॉइंटेडली अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मुझे ये रिलेशनशिप से क्या क्या मिला है, लेट मी रियली थिंक एंड इवैल्यूएट। समटाइम्स सिर्फ इमोशंस से काम नहीं चलता, यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई योर रैशनल ब्रेन फॉर दैट। एब्सोल्युटली। तो ऑब्जेक्टिवली भी सोचना चाहिए, बिकॉज वी आर टू अटैच्ड टू आवरसेल्व्स। तो हम जो करते हैं दूसरों के लिए वो हमको बहुत ज्यादा याद रहता है, पर हमको जो मिला है वो हमको उतना याद नहीं रहता। तो उसको ऑब्जेक्टिवली खुद को याद दिलाने के बारे में सोचना चाहिए, और वो याद दिलाते रहना चाहिए सबने खुद को कि उनको मिला भी क्या क्या है। तो वो गाने की शुरुआत जो यहाँ से होती है तो वो बहुत अच्छा है एक्चुअली, कि तुमने मुझको हंसना सिखाया। तो it's really nice that you need to acknowledge what the other person is giving. And ma'am, that also is not a wrong line कि तुमने मुझे हंसना सिखाया। हाँ, ये बात अलग है कि तुम जब ये कहते हो कि यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग समबडी दैट यू हैव टॉट मी समथिंग न्यू, या और यू हैव टॉट मी हाउ टू स्माइल एंड कीप चीयर योरसेल्फ एंड बी हैप्पी एंड थिंग्स लाइक दैट। बट दूसरी तरफ जब आप ये बोलते हो कि रोने कहोगे तो रो देंगे, मतलब आप फिर अगर सामने वाले को सबमिशन दे रहे हो, सरेंडर कर रहे हो कि उसके हाथ में आपकी शुरुआत हो ही रही है सरेंडर। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम कई बार ना गाने जब बनाए जाते हैं तो उसे एक अलग पर्सपेक्टिव रखकर बनाया जाता है, और सुनने वाला जो है उसको एक अलग चीज़ से रिलेट कर देता है। बट टू लव समबडी or to fall in love somebody is not about submission and surrendering yourself. It's all about having a balanced between heart and mind. क्योंकि there is a very fine line between surrendering and getting exploited. Absolutely. वही जब आप खुद करते हो तो उसमें एक्सेप्टेंस है कि मैंने सरेंडर किया है, तो ये मैं टॉलरेट करूंगी, ये मैं एक्सेप्ट करूंगी। पर इमीडिएटली वो पासा पलट जाता है, एंड देन दैट सरेंडर बिकम्स समबडी इज नाउ एक्सप्लॉइटिंग मी। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन you surrendering yourself and somebody trying to exploit you. बिल्कुल, इसलिए वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो 6वां अध्याय था सॉन्ग्स एंड लेसन्स का, ये बड़ा अच्छा गया, और इस गाने को लोग और सुनेंगे। आई एम श्योर ये गाना एक एवरग्रीन सॉन्ग है, इट्स अ गोल्डन नंबर। बट देन अब जब इसको सुनेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लगा देंगे, है ना, और गाने को गाने की तरह ही देखा जाएगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो जंगली फिल्म का गाना वाकई में सुपरहिट नंबर है, लेकिन कई बार ऐसे गाने होते। कल मैंने एक गाना सुना, दिल जिगर नजर क्या है, तू कहे तो मैं तेरे लिए जान भी दे दूं। अरे काहे, क्यों? आप गानों को गाने तक ही देखें, और कई बार कवि जो है उसकी कल्पना को संकल्पना में मत डालिएगा, उसकी कल्पना को कल्पना तक ही रखिएगा। और देखिए, एक समय था जब लोग कहते थे कि पहले मोहब्बत ना दिल से की जाती थी, है ना, और लोग कहते थे कि तू हीर, तू रांझा, तू माही, तू सोनी, तू माहीवाल है, मैं तो तेरा हमेशा हूँ, तू कब तक मेरी है, ये सवाल है। ये आज के टाइम का वक्त है जहाँ पर ये सब सवाल पूछे जाते हैं।
लेकिन जहाँ बात सरेंडर करने की आ जाती है, जब आप अपने आप को किसी के तरफ इतने समर्पित कर देते हो कि वो आपका अनड्यू एडवांटेज लेना शुरू कर देता है, तो वो रिश्ता नहीं हो जाता, वो एक्सप्लॉयटेशन में बदल जाता है। आप कृपया अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करें जब आप किसी भी रिश्ते में पड़ें, क्योंकि हर रिश्ते की मर्यादा है और मर्यादा सिर्फ एक से नहीं, दोनों से चलते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक एहसान होगा आपका कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करें। जिंदा रहें। जय हिंद।